क्या आपको पता है कि अगर आपके गुलाब में जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं और उसका इफेक्ट आपके पौधे पे क्या हो सकता है? नहीं पता तो ये वीडियो देखिए। आज की वीडियो में मैं जिंक की डेफिशिएंसी के बारे में बताऊंगा और उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। प्लस इस टाइम पे पौधों पे क्योंकि नमी बढ़ रही है, पौधों की ग्रोथ नई स्टार्ट हो रही है, तो थ्रिप्स का अटैक भी होगा। तो आज की वीडियो में मैं थ्रिप्स के ट्रीटमेंट की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने गुलाब को किसी सूरत जो है इस वक्त किसी भी डिजीज़ के हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसने ग्रोथ स्टार्ट किया और ये टाइम है बरसात का कि जिसमें मैं थोड़ी ग्रोथ लेके जो कमी है अपने गुलाब में उसको पूरा कर सकता हूँ, उसकी ग्रोथ को बेहतर कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए भी स्प्रे करूँगा। तो ये कॉम्बो स्प्रे है, इसमें एक चीज़ नहीं है, एक से ज़्यादा चीज़ें मैं यूज़ करूँगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप भी इन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपने गुलाब को बचाने के लिए एक्शन लें, इससे पहले कि देर हो जाए और आपका गुलाब जो है वो मरने की तरफ चल पड़े। तो अगर वो एक दफ़ा मरने की तरफ चल पड़ा तो उसको बचाना तकरीबन नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल ज़रूर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए, प्री मानसून की बारिशें लाहौर में शुरू हो गई हैं, हो सकता है आपके इलाकों में भी शुरू हो गई हों। तो उसके बाद गुलाब पे नई ग्रोथ नज़र आना शुरू हो गई है। गुलाब ने नई ग्रोथ स्टार्ट कर दिया, तो ये टाइम है इसको ट्रीट करने का, इसको फर्टिलाइज करने का और इसका ख्याल रखने का, क्योंकि आगे चल के मानसून स्टार्ट होगा, नमी बढ़ेगी, टेम्परेचर थोड़ा डाउन आएगा, जिससे आपका गुलाब जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। और इस टाइम पे हमने गुलाब से ग्रोथ लेनी है ताकि एक हेल्दी प्लांट हमारे लिए तैयार हो जाए और उसके बाद हम प्रूनिंग करके इससे हेल्दी फ्लावर्स ले सकें। तो इसलिए किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने मिस नहीं करना, किसी पार्ट को स्किप नहीं करना। ऐसा ना हो कि आपकी इंफॉर्मेशन मिस हो जाए तो उसके बाद बजाय आपको फ़ायदा मिलने के उल्टा नुकसान मिले या आप उससे कोई भी फ़ायदा हासिल ना कर सकें। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आगे बढ़ूं, इसमें आपको बताऊं कि आज मैं क्या करने जा रहा हूं और आपने क्या करना है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं आगे पोस्ट करूं तो वो उससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें, ताकि इससे इन्फॉर्मेशन औरों तक भी पहुंचे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, आज मैं 3 चीज़ें कंबाइन करके स्प्रे करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिंक। EDTA लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये चिलेटेड जिंक है और इसका मेन पर्पस जो है चिलेटेड का कि ये इमीडिएट पौधे को अवेलेबल होगा। ये स्प्रे में मैं यूज़ करूंगा और इसकी क्वांटिटी मैं ले रहा हूँ 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। 20 लीटर टैंक के लिए 20 ग्राम ये जिंक ले रहा हूँ। अब जिंक क्यों ले रहा हूँ, क्वेश्चन ये आता है। देखिए, जिंक आपके गुलाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिर्फ गुलाब के लिए नहीं बाकी पौधों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कम क्वांटिटी में चाहिए क्योंकि माइक्रो न्यूट्रेंट है, लेकिन इसका रोल पौधे की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, सबसे पहले तो इन लीव्स को देखें कि इनकी जो वेन्स हैं उनके दरमियान वाला हिस्सा येलो हो रहा है। ये जो पिक्चर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस पिक्चर को गौर से देखें कि इसके दरमियान वाला हिस्सा येलो हो रहा है। 3 किस्म के लीव्स येलो होते हैं, एक आयरन डेफिशिएंसी से, एक नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से नीचे वाले लीव्स येलो होते हैं, जो ओल्ड लीव्स होते हैं वो पूरे येलो हो जाते हैं, वेन्स ग्रीन होती हैं, कभी वेन्स भी साथ ही येलो हो जाती हैं। और आयरन डेफिशिएंसी से लीव्स जो है वो न्यू लीव्स जो होते हैं वो येलोइश होते हैं, लेकिन उनमें वेन्स ग्रीन रहती हैं। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे जिसमें जिंक डेफिशिएंसी है तो इसकी वेन्स ग्रीन है, लेकिन वेन्स के दरमियान वाला लीव येलो हो रहा है और कहीं कहीं ग्रीन भी है, तो पूरा लीव येलो नहीं होता। तो ये सिम्टम है आयरन इसके जिंक डेफिशिएंसी के। तो इसको अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख लेंगे लीव्स येलो हो रहे हैं, तो ये पौधा फिर मरेगा ही, बचेगा नहीं, क्योंकि लीव्स ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद इतनी गर्मी में तो ये पौधा किसी सूरत सर्वाइव नहीं कर सकता, बल्कि नए लीव्स भी नहीं निकलेंगे। क्योंकि जिंक का जहाँ रोल ये है कि ये उसके ग्रीन कलर को मेंटेन करवा रहा है, साथ ही साथ नोड्स को एक्टिव करता है जो नई ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है पौधे के लिए, हेल्थ के लिए, क्योंकि ये पौधे में एक तो सबसे पहले
वेदर जो स्ट्रेस होता है उसको बर्दाश्त करने की एबिलिटी बढ़ाता है। उसके अलावा पौधे की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रूट्स की ग्रोथ में। उससे ज़्यादा ये लीव्स की ग्रोथ में, नोड्स, इंटरनोड्स डिस्टेंस को बढ़ाता है, लीव्स के साइज को इंक्रीज करता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पौधे की ग्रोथ में। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इसके साथ यूज़ करने जा रहा हूँ वो है वन एंड ओनली वन, एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट का रोल मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का अहम इंग्रेडिएंट है, और क्लोरोफिल पौधे को चाहिए अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट में। जो भी हम उसको न्यूट्रिशंस देते हैं उनको वो यूज़ करते हुए फूड प्रिपेयर करता है लीव्स में क्लोरोफिल की मौजूदगी में। तो क्लोरोफिल का इंग्रेडिएंट है मैग्नीशियम। उसके अलावा ये पौधे की ग्रोथ में, फ्लावर्स की फॉर्मेशन में, फ्लावर की शेप्स में, और यहाँ पे ये भी बता दूं जिंक भी यही रोल प्ले कर रहा होता है फ्लावरिंग में, कि फ्लावर का साइज, उसके ओरिजिनल कलर और उसके ओरिजिनल फीचर्स को प्रोमिनेंट करने में जिंक का भी इंपॉर्टेंट रोल है, और साथ साथ मैग्नीशियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो फूड का है। देखिए पौधे को खुराक नहीं मिलेगी तो पौधा चलेगा कैसे, बचेगा कैसे, और खुराक बनेगी क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल का अहम इंग्रेडिएंट है एप्सम सॉल्ट। तो उसके बाद ये दो चीज़ें होगी, और इसके साथ और इप्सम सॉल्ट का भी मैं बता दूं 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैंने लिया है, और इसको भी मैं स्प्रे करूंगा। 20 लीटर टैंक के लिए 20 ग्राम लिया, और ये जो पानी अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसमें मैंने दोनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं। एप्सम सॉल्ट भी डाल लिया 20 ग्राम, और 20 ग्राम ही जिंक मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब तीसरी चीज़ आती है पेस्टिसाइड की। तो इस टाइम पे मैं एसीटॉक्स, या आप लोग अमीडा क्लोप्रिड, या उसकी एक फॉर्म बायर में भी अवेलेबल है जिसको हम कॉन्फिडोर कहते हैं, वो सिजेंटा में अमीडा के नाम से ही आती है, वो ले लें। अदरवाइज ये स्वात एग्रो की है एसीटॉक्स। एसीटॉक्स में असीटामेप्रिड है, ये भी अमीडा की ही फैमिली का एक केमिकल है। तो ये यूज़ करने जा रहा हूँ थ्रिप्स के लिए, एफिड्स के लिए, ठीक है। और उसके अलावा ये किसी हद तक स्केल्स पे भी काम करता है। स्केल्स पे इंशाल्लाह अगले वीक में वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, और स्केल के लिए अलग से भी एक स्प्रे करूंगा, वो भी मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा। तो अभी के लिए ये मल्टीपर्पज़ जो है, इसमें मेन पर्पज़ थ्रिप्स, एफिड्स को कंट्रोल करना है। तो इस टाइम पे वाइट फ्लाई भी आती है, लेकिन रोजेस को वो कम डैमेज करती है, लेकिन ये वाइट फ्लाई पे भी बहुत इफेक्टिव है। तो ये यूज़ करूंगा, ये 1 ml पर लीटर के हिसाब से यूज़ करूंगा। ये डायरेक्टली मैं स्प्रे टैंक में डाल दूंगा। अब ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन मैं स्प्रे में डालूंगा, और उसके बाद मैं स्प्रे तैयार करता हूँ। हाफ लीटर मैंने अपना स्प्रे टैंक फिल कर लिया हुआ है। अब ये तीनों चीज़ें उसमें मिक्स करता हूँ, फिर स्प्रे करता हूँ। स्प्रे करने का वही प्रोसेस है कि थॉरोली स्प्रे करना है आपने, जैसे मैं कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक पूरे पौधे को नहलाना है। थोड़ा बेस में भी चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पौधा पूरी तरह नहलाना है आपने। और उसके बाद टाइम जो है स्प्रे का वही शाम के 6:30 बजे, यानी सनसेट से पहले। और ये ज़हन में रखना है कि अगले 6 घंटे तक या एटलीस्ट 4 घंटे तक बारिश एक्सपेक्टेड ना हो, तो फिर आपने स्प्रे करना। क्योंकि आजकल रेनी सीज़न है, कभी कभी बारिश शुरू हो जाती है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। तो ये आपने फोरकास्ट चेक कर लेना है कि अगले 4 से 6 घंटे तक बारिश ना हो, तो उस तरह स्प्रे करना आपने, उस टाइम पे स्प्रे करना है। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।